नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। देहरादून में भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर 2 दिन तक चर्चा हुई। बता दें कि दोनों देशों ने सीमा पार अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने और आपसी सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई है। आपको बताते चले कि बैठक में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, सड़क और रेलवे नेटवर्क जैसी सीमा आपको बता दें कि अवसंरचना को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सीमा स्तंभों के संरक्षण और अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि 10 गजा क्षेत्र और क्षतिग्रस्त सीमा स्तंभों की निगरानी के लिए ड्रोन मैपिंग को उपयोगी बताया गया। दोनों पक्षों ने स्थानगत समन्वय और क्षमता निर्माण बढ़ाने पर सहमति जताई है। अगली बैठक नेपाल में होगी। वहीं रुद्रपुर में धान खरीद को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी 1 अक्टूबर से धान खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। जुलाई से किसान के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है और अब तक भारत ऐप के माध्यम से आपको बता दें कि काफी किसान पंजीकरण करा चुके हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने किसान संगठनों के साथ बैठक कर समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने आपको बता दें कि एफसीआई से जुड़ी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। किसानों की शिकायतों के निस्तारण के लिए अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। और आपको बताते चले कि क्रय केंद्रों पर ध्यान और खरीद, सुरक्षित भंडारण के पुख्ता इंतजामात के निर्देश दिए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर जो कि 9412987380 जारी किया गया है। इसमें एश्योर्ड है क्योंकि आज हम लोगों ने गन्ना विभाग भी हमारे यहाँ बैठा हुआ है, हम लोगों ने सभी को बुलाया है इसलिए जो बैठक हुई उसमें हमारे काफ़ी किसान भाई मौजूद थे। पूरी किसान यूनियन यहाँ पर मौजूद थी, जिनके द्वारा पूरा अपना जो मांग पत्र है उसको रखा गया और कई चीज़ों पे स्पष्टीकरण भी हम लोगों के द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम इस बार पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पहले से खोल दिया गया है, तो उसी में सभी किसान बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि वो उस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में का भाग बने और अपने आप को रजिस्ट्रेट कराएं। सेकेंडली, हमारी जो उनकी जो समस्याएं थी उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उन समस्याओं के निराकरण हेतु एक इसको ज़रूर बनाया जाए, ये आपका फ्लाइंग स्क्वाड्स को बनाया जाए। फ्लाइंग स्क्वाड्स हम लोगों ने इस बार हर विकास खंड के लिए हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड बनाएंगे ताकि समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके। इसके अलावा जो हमारे धान क्रय केंद्र होंगे उनके निरीक्षण के लिए भी निर्देशित किया गया है और उसमें किसान बंधु उस निरीक्षण में स्वयं भी मौजूद रहेंगे। ये निरीक्षण एसडीएम के माध्यम से पूरे कराए जाएंगे ताकि किसान क्रय केंद्रों को वो सुविधाएं दी जा सकें जिनको जो हमारे जियोज में जिनके लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो प्रशासन तुरंत एक्शन लेगा। वहीं अब बात देहरादून की करते हैं, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने मामले से जुड़े अनुत्तरित सवालों और कथित वीआईपी एंगल की जांच की मांग दोहराई है। हरक सिंह रावत लंबे समय से मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। सितंबर 2022 में ऋषिकेश के आपको बता दें कि बनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या के बाद प्रदेश भर में आक्रोश फैल गया था। मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद वीआईपी एंगल की जांच को लेकर परिवार और विभिन्न संगठनों की मांग लगातार जारी है। कि ये मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता और इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब जैनी प्रकरण में मेरे पे एक आरोप लगा था, सिर्फ आरोप लगा था, तो मैंने तत्काल विधानसभा से मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और ये संकल्प लिया था कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूँगा और जब तक सीबीआई की जांच कोर्ट से मुझको न्याय नहीं मिल गया तब तक मैंने विधानसभा के अंदर भी कदम नहीं रखा और किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। आज मुझे ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। एक तरफ सीबीआई की जांच चल रही है और जिस सीबीआई की जांच में 2 नाम चर्चाओं में हैं, एक प्रदेश के महामंत्री संगठन
और दूसरा प्रदेश के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी का नाम चर्चाओं में, शक के दायरे में। अगर वो दोनों ही सीबीआई की जांच के दायरे में हैं, ऐसी स्थिति में देश के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में वो खुलेआम मंच पर उनके साथ हैं, कार्यक्रम में उनके साथ हैं, और आज एक पुरस्कार के रूप में ये हटाया नहीं गया है जय जी को, महामंत्री संगठन को। उनको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से हटाकर राजस्थान का संगठन मंत्री बनाना, कि जो उत्तराखंड की बहु बेटियों के साथ संलिप्त की चर्चा, मैं चर्चा कर रहा हूं केवल, ये संलिप्त के संदिग्ध स्थिति में है नाम उनका। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन लोगों के नाम संदिग्ध स्थिति में है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का संगठन मंत्री बनाना, मैं सोचता हूं ये उत्तराखंड के लोगों के चेहरों पर, लोगों पर तमाचा मारना जैसा है। वहीं देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की जमीन को होने वाले नुकसान को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी इलाकों से काफी अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतरने के बाद किसान दोबारा खेती कर सकता है, जबकि पहाड़ों में भूस्खलन और नदी नालों के बहाव से जमीन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसे में प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। विधायक ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से जागरूक होने की अपील की है। देखो, अभी तक कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनी हुई है, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है तो जो प्लेन में है वो खेती वहीं पे रह जाती है और पानी सूख जाता, फिर लोग जो है काश्तकार जो है दोबारा अपने ज़मीन को कमाता। लेकिन पहाड़ की स्थिति अलग है। पहाड़ में अगर गदरे बढ़ गए, नदी बढ़ गए या कहीं से स्लाइड हो गया तो पूरी ज़मीन तहस नहस हो जाती है, दोबारा वहाँ पे ज़मीन दिखती नहीं कि यहाँ पे कभी ज़मीन रहेगी, और उनको बहुत कम मुआवजा मिलता है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लगातार इसके लिए प्रयास उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जो अनुदान राशि जब खेत बह जाते हैं काश्तकार के, वो बेचारा जो है बिल्कुल जो है ऐसे उस पर आ जाता है, पत्थर पे आ जाता है कि उसके पास ज़मीन नहीं बचती है। तो ये स्थिति पहाड़ में बहुत दयनीय है। लगातार इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और वास्तव में पहाड़ में अब हमारी सरकार ने इस समय जो कृषि बीमा योजना चलाई है उससे भी काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जो लोग बीमा के प्रति जागरूक हैं तो उनको कहीं ना कहीं फसली मुआवजा मिल ही रहा है। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां पर मानसून के दौरान जल भराव की समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस साल स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि कम समय में तेज बारिश के बावजूद रिसपना और बिंदाल नदियां समेत प्रमुख क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जहां जल भराव हो रहा था वहां करीब आधे घंटे में पानी निकल जा रहा है। उन्होंने माना कि कुछ स्थानों पर ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता कम होने से समस्याएं बनी हुई हैं। बाहरी क्षेत्रों में बिना पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के हो रहे निर्माण पर भी चिंता जो उन्होंने जताई है। उन्होंने लोगों से निर्माण के साथ ड्रेनेज व्यवस्था का ध्यान रखने की अपील की है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, किसी भी नगर में जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, देश का इस समय जो मानसून की स्थिति है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इस बार नगर निगम द्वारा रिस्पना बिंदाल में जबरदस्त सफाई कराया गया और देखेंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में वाटर लॉगिंग बहुत कम हो गई है। लेकिन कुछ जगह समस्याएं हैं, जैसे आप प्रीत चौक पे देखिए, रिस्पना पे देखिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं PWD से भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। नगर निगम ने करीब 29 जगहों पे जो है डी वाटरिंग पंप लगा रखे हैं, फ्लोटिंग पंप लगा रखे हैं। तो इस साल अपेक्षाकृत काफ़ी कम जो है वाटर लॉगिंग है, और कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है तो आधे घंटे 1 घंटे में पानी निकल जा रही है। वो विशेषकर नालियों की कैपेसिटी से जुड़ा हुआ प्रकरण है, उसमें नगर निगम का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसमें। इसके अतिरिक्त बाहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसे घर भी बन गए
8 फीट की सड़क के किनारे दोनों तरफ घर बन गए हैं, जहाँ कोई रोड पे नाली बनी ही नहीं है। तो पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, इस तरह के जहाँ घर बना रहे हैं नाली की व्यवस्था जरूर करें। और सिंचाई विभाग द्वारा भी एक विस्तृत प्लान DPR बनाया गया था देहरादून का, तो निश्चित तौर पे जब वो लागू होगा तभी इस समस्या का पूर्णतः समाधान हो सकता है। वहीं अब बात करेंगे नैनीताल की, जहां पर हाईकोर्ट को नैनीताल से बेल बाबा शिफ्ट करने के मामले में सुनवाई के दौरान सरकार के बयान पर कोर्ट में तीखी बहस हुई है। सरकार ने कहा कि सतत विकास हल्द्वानी में संभव है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में चुनौतियां हैं। शिफ्टिंग को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कही, लेकिन केंद्र ने आपको बता दें कि कोर्ट में ऐसा कोई प्रस्ताव मिलने से इनकार कर दिया है। अधिवक्ता रमन शाह की याचिका में हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में हाईकोर्ट की स्थापना से जुड़ी अधिसूचना का हवाला देते हुए स्थान बदलने के अधिकार पर सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट का आदेश आगे सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई का आधार बन सकता है। वहीं वन भूमि से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के चलते ये मामला अभी लंबा चलने के आसार बने हुए हैं। देखिए, हमारा मुख्य आर्गुमेंट ये था कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसकी धारा 2 के वायलेशन में कोई भी किसी भी प्रकार का जो नॉन साइट एक्टिविटीज़ जो फॉरेस्ट से संबंधित नहीं है, वो परमिसेबल नहीं है। और राज्य सरकार द्वारा एक जो प्रायर अप्रूवल लेनी चाहिए थी वो ना लेके उन्होंने पहले डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेने के बाद एक पोस्ट डिसीजन अप्रूवल के लिए वो सब एक कवायद कर रहे हैं, वो इम्परमिसेबल है। दूसरा, हाई कोर्ट जो यूपी रिडक्शन एक्ट की धारा जो हमारी 26(2) है, उसमें प्रिंसिपल सीट एट नैनीताल है, वहाँ पर कहीं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है। तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि साहब हम हल्द्वानी शिफ्ट कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे, ये जब तक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन भारत सरकार का नहीं होगा तब तक के लिए राज्य सरकार को कानून के अंदर कोई भी अधिकार नहीं है इस तरह का प्रस्ताव भी भेजने का। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमको लगी कि एक न्याय सचिव ने एक आर्डर निकाला 12/8/2026 को, जिसमें वो ये कहते हैं कि प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। पहले तो अनुशंसा लिख रहे हैं, प्रशासनिक दे दी गई है, और उसके बाद क्लॉज 4 में लिख रहे हैं कोर्ट कि जब वहाँ कोर्ट संचालित होगा और ये जो परिसर है, वर्तमान परिसर, ये राज्य सरकार में नहीं तो क्या मोनेटाइजेशन के लिए प्रपोज होगा। यानी पहले ही मन बना चुके हैं कि इसको जो है औने पौने दामों में कहीं किसी को देना है। वहीं अब बात करेंगे कोटद्वार की, जहां पर रक्षाबंधन के पर्व पर भारतीय सेना के जवानों की कलाई सूनी ना रहे, इसीलिए कोटद्वार में महिलाओं ने विशेष पहल शुरू की है। आपको बता दें कि श्री बालाजी श्रम एवं निर्माण संविदा सहकारिता समिति की महिलाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता कोटनाला के नेतृत्व में जवानों के लिए राखियां तैयार करना शुरू किया है। इन राखियों को लैंसडाउन, गढ़वाल राइफल और कोटद्वार आर्मी कैंप के जवानों को निःशुल्क भेंट किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खुड्डी भूषण और सूबेदार मेजर शैलेंद्र मोहन बिष्ट ने किया है। आपको बता दें कि इस बार राखियों में फल सब्जियों के बीज भी लगाए गए हैं, जिन्हें मिट्टी में दबाने पर पौधे उग सकेंगे। महिलाओं की इस पहल की सराहना की गई है। बलोनी जी और साथ में अध्यक्ष हमारी सुनीता कोटनाला जी हैं, वो हर साल राखी बनाती हैं। हर साल कुछ इस तरह की चीज़ प्रयास करती है, कुछ इनोवेशन लेकर आती है। जैसे इस बार उन्होंने सब्जियों के फूलों की सीड्स की राखी बनाई है, ताकि जब पहनने के बाद हम उसे उगा सकते हैं, उसको अपने यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सोच है, बहुत अच्छी सोच है कि किस तरह से हम रिसाइकल चीज़ों को कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। बहनों द्वारा ये राखी बनाई जाती है, साल दर साल बनाई जाती है।
जाती हैं और उसके बाद सैनिक भाइयों के लिए भेजी जाती हैं यहाँ से। हमारा कैंप है कोटद्वार में, वहाँ तो जाती ही हैं, लेकिन उनके माध्यम से फिर हमारे बॉर्डर्स तक हमारे भाइयों के पास, सैनिकों के पास पहुँचती है। बहुत ही सुंदर प्रयास हो रहा है कोटद्वार में सुनीता जी के द्वारा। उनको बहुत सारी मैं शुभकामनाएं बधाई देती हूँ और सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर सड़क हादसों को कम करने के लिए देहरादून यातायात पुलिस अब गूगल की मदद लेने जा रही है। बता दें कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट पर पहुंचने से पहले वाहन चालकों गूगल मैप के जरिए अलर्ट देने की तैयारी है। आपको बता दें कि इसके लिए यातायात पुलिस ने गूगल के साथ जो समन्वय है वो शुरू कर दिया है। फिलहाल जिले में 11 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मोहब्बेबाला और बल्लीबाला को भी ब्लैक स्पॉट की सूची में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इस पहल का उद्देश्य जो व्हीकल चालक हैं उनको पहले से सतर्क करना और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना है। देखिए, जो पिछले 3 वर्ष के जो एक्सीडेंट संबंधित आंकड़े होते हैं उसके बेसिस पे जो है जनपद में अलग अलग जगह जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं या ज़्यादा समस्याएं एक्सीडेंट की आ रही है, तो वहाँ पे जो है ब्लैक स्पॉट जो है पुलिस के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स के जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो है हमारे द्वारा गूगल टीम को संपर्क करते हुए उनको उपलब्ध करवाए गए हैं। उनके द्वारा जो है वो अपने मैप के साथ इंटीग्रेशन करते हुए उस पर मार्क कर दिए जाएंगे, ताकि जो भी आदमी जो उनकी ऐप या जो मैप्स यूज़ कर रहा होगा उसको एक अलर्ट मिल सके, तो ताकि वो उस एरिया से अगर गुजर रहा हो तो वो सचेत हो जाए और जो है यातायात के नियमों का पालन करते हुए ड्राइव करे। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बेट के पास शनिवार को एक बार फिर भूस्खलन होने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यातायात बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर सड़क को एक मार्ग करने और यातायात सुचारू करने के लिए काम कर रही है। बताते चले कि एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द मार्ग को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। मसूरी से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर भूस्खलन से जो रोड है वो क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।